गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईपी के अंदर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं, वो इस प्रकार है दोस्तों, जिनको कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गए दोस्तों, उसके लिए आप सभी से सॉरी। सबसे पहले मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान के बारे में बात करते हैं। नाम याद रखिए दोस्तों, मैं भी डिजिटल और 3.0 अभियान के बारे में बात करते हैं। ये अभियान आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी मंत्रालय है, उनके द्वारा, दोनों के द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत ये अभियान स्टार्ट किया गया है दोस्तों। जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है, इसको पीएम स्वनिधि योजना के नाम से भी जाना जाता है। जो कोविड काल के दौरान शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्ट्रीट जो वेंडर्स हैं, जो शहरों के अंदर काम करते हैं दोस्तों, उनके लिए ये योजना, ये निधि वगैरह स्थापित की गई थी और सस्ती ब्याज दरों पर उनको ऋण वगैरह 10,000 रुपये तक ऋण प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना स्टार्ट की गई थी, शहरी मामलों का मंत्रालय। और उसी के अंतर्गत इन दोनों मंत्रालयों के द्वारा मैं भी डिजिटल 3 अभियान की शुरुआत की गई दोस्तों। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको डिजिटल ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग देना, यानी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनको डिजिटली रूप से उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाए। ये इस अभियान का उद्देश्य है दोस्तों। और इसमें केवल जो पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जिन्होंने ऋण लिया है, जो पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत भाग लिया है, उन्हीं को ही डिजिटल रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। सभी स्ट्रीट वेंडर्स को, भारत के सभी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको कवर नहीं किया जाएगा दोस्तों। केवल पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो उन्होंने ऋण लिया है उनको ही प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये अभियान याद रखिए, ठीक है। दूसरी जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, सी राजगोपालाचारी के बारे में बात करते हैं। भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके फैक्ट वगैरह अपन देखते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अपन को कथन वगैरह के अंदर पूछ लेते हैं दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्यों सुर्खियों के अंदर है दोस्तों? क्योंकि सी राजगोपालाचारी की अभी 143वीं जयंती मनाई गई थी, ठीक है। और ये याद रखिए दोस्तों, जो 1955 के अंदर भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, उनसे भी सम्मानित किया गया था सी राजगोपालाचारी को 1955 के अंदर। ये 1937 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी राज्यों के अंदर, तो उस टाइम मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले प्रधानमंत्री भी रहे थे दोस्तों। और 1952 के अंदर जब स्वतंत्रता मिल गई थी, उसके बाद में मद्रास के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया था। ये चीज़ भी, ये फैक्ट वगैरह है दोस्तों, अपने को पूछ रहे थे जब। और उन्होंने जब मद्रास प्रेसिडेंसी की जब प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ और मंदिर प्रवेश, खासतौर से क्या है कि मंदिर प्रवेश वगैरह के लिए एक्ट वगैरह भी लेके आए थे उस टाइम, ठीक है। और भारत के ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। लॉर्ड माउंटेन बेटन के बाद भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जब 1950 के अंदर भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनका जब देहांत हो गया था, तो उस टाइम दूसरे भारत के गृह मंत्री के पद पे भी सी राजगोपालाचारी काम किया था। ये चीज़ भी याद रखिए। इन्होंने 1959 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उससे इस्तीफा दे दिया था और स्वतंत्र पार्टी, कौन सी पार्टी दोस्तों? याद रखिए, स्वतंत्र पार्टी किससे जुड़ी हुई थी? तो सी राजगोपालाचारी से जुड़ी हुई थी और उन्होंने 1959 के अंदर इसकी स्थापना की थी। आइए दोस्तों कुछ और फैक्ट और देख लेते हैं इनके बारे में। वायुकोम सत्याग्रह के बारे में। ये वायुकोम सत्याग्रह दोस्तों साउथ के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर, सॉरी, 1920 के आसपास चलाया गया था और ये अस्पृश्यता के खिलाफ एक सत्याग्रह था दोस्तों, ठीक है। तो अस्पृश्यता के भेदभाव के खिलाफ ये सत्याग्रह था और इस आंदोलन से सी राजगोपालाचारी हैं वो जुड़े हुए थे। ये चीज़ याद रखिए। इसके अलावा जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करने वाले थे महात्मा गांधी के द्वारा, तो उनके द्वारा जो मार्च निकाला गया था नमक कानून तोड़ने के लिए, दांडी मार्च, तो उसका समर्थन करने के लिए इनके द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर विद्यारण्यम तक इन्होंने दांडी मार्च खुद ने भी निकाला था मद्रास। तो ये चीज़ भी याद रखिए। इसके अलावा महात्मा गांधी का जो अखबार है यंग इंडिया, उसके संपादक भी सी राजगोपालाचारी हैं और रह चुके हैं दोस्तों। ये चीज़ भी याद रखिए। नेक्स्ट, भारत छोड़ो, जब 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, तो इनके द्वारा महात्मा गांधी का विरोध किया गया था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन, इनका मानना ये था कि जब ब्रिटिश सरकार है भारत को आज़ादी वगैरह दे रही है, तो एक नया सत्याग्रह शुरू करने की क्या आवश्यकता है, और इसीलिए सी राजगोपालाचारी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन है उसका विरोध किया गया था दोस्तों। ये फैक्ट वगैरह हैं, आप
सारों को याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के बारे में बात कर लेते हैं। ये सूचकांक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसके क्या आंकड़े वगैरह ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये सूचकांक वगैरह नाम से क्या रहता है कि अपने को कंफ्यूज कर देता है कि ये WHO के द्वारा जारी किया गया होगा या UN संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा कोई जारी किया गया, लेकिन वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक है वो न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर है उनकी साझेदारी से ये शुरुआत की गई है। तो याद रखना, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव है उसके द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक है 2021 है वो जारी किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है क्योंकि संबंधित देश की जो स्वास्थ्य से संबंधित क्षमता वगैरह, जैसे भारत है वो कितना बजट पे स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर खर्च कर रहा है, कितनी कवरेज है, यूनिवर्सल कवरेज कितनी है, तो ये चीज़ें, ये आंकड़े वगैरह मायने नहीं रखते दोस्तों। और इसी तरह का जो सूचकांक है भारत के अंदर, यानी भारतीय स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये चीज़ याद रखिए, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये सूचकांक के बारे में था। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 के अंदर हुई थी, और उससे लेके आज 2021 के अंदर जो 75 साल पूरे हो गए दोस्तों, पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, किसकी अध्यक्षता के अंदर हुई थी? जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो चुने गए थे, सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता के अंदर ये हुई थी दोस्तों, और उसको 75 साल पूरे हो गए। तो अपन थोड़े से संविधान सभा के बारे में कुछ फैक्ट वगैरह है परीक्षा के लिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ याद रखिए कि भारत के अंदर संविधान सभा की जो मांग है वो किसके द्वारा की गई? MN रॉय के द्वारा। मानवेंद्र नाथ रॉय थे, एक साम्यवादी नेता थे दोस्तों, उनके द्वारा सबसे पहले संविधान सभा गठन करने की बात की थी। फिर 1935 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ये मांग की गई थी, और 1900 कांग्रेस के बाद में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आधिकारिक तौर पे ये बोला गया था कि संविधान सभा का जो निर्माण है वो भारतीय लोगों से मिलकर किया जाना चाहिए, और जो संविधान निर्माण करने का हक है वो भारतीयों के पास होना चाहिए। तो ये ऐसे शुरुआत हुई थी। फिर दोस्तों जो प्रॉपर 1946 के अंदर संविधान सभा गठित हुई थी, वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो स्ट्रक्चर वगैरह दिया गया था उसके हिसाब से संविधान सभा का निर्माण किया गया था 1946 में, और कैबिनेट मिशन पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता के अंदर 1946 में आया था, और उसने संविधान सभा का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे प्रोसेस वगैरह रहेगी, ये सारा कुछ उसके अंदर डिसाइड किया गया था। और उस टाइम जो संविधान सभा थे उसके कुल 389 सदस्य थे, ये फैक्ट वगैरह याद रखिए दोस्तों। 389 में से ब्रिटिश भारत के 296 सदस्य थे, और देसी रियासतों के सदस्य थे दोस्तों 93 सीटें देसी रियासतों से थी। और संविधान सभा थी, जो भारत की जो संविधान सभा थी दोस्तों, वो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। ये चीज़ याद रखना, निर्वाचित और नामांकित कैसे? क्योंकि जो देसी रियासतों के जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों के प्रमुखों के द्वारा नाम भेजा गया था कि हाँ भाई इनको देसी रियासत से जो नाम चुना गया था। जबकि जो ब्रिटिश भारत के 296 सदस्य थे उनका जो चुनाव था दोस्तों, 3 समुदाय जो जनसंख्या के आधार पे मुस्लिम, सामान्य प्लस क्या कि सिख, इन तीनों समुदाय की अलग अलग सीटें बांटी गई थी, और उनकी जनसंख्या के आधार पे सदस्यों का चुनाव किया गया था। और जो सदस्य थे संविधान सभा के अंदर ब्रिटिश भारत से, उनका चुनाव राज्य विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा किया गया था, इसलिए ये निर्वाचित लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तो संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी, ये फैक्ट आप याद रखना। जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी पहले, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, ये चीज़ भी आप याद रखना दोस्तों। और भारत की संविधान सभा के द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन की अवधि के अंदर 11 सत्र आयोजित करके भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे लंबा लिखित संविधान का निर्माण तैयार किया था दोस्तों। 2 साल 11 महीने 18 दिन और 11 सत्र आयोजित किया गया था, ये चीज़ याद रखिए दोस्तों। और संविधान सभा के द्वारा, और ये जो भारत की पहली संविधान सभा है उसके द्वारा भारत की विधायिका के तौर पे भी इसने काम किया था दोस्तों, ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, और संविधान सभा के जो अंतिम सत्र है वो 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और अंतिम सत्र है दोस्तों वो 24 जनवरी, जो संविधान सभा है उसका अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को। तो ये फैक्ट वगैरह है, ये चीज़ याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट थोड़ा सा ज्योग्राफी का टॉपिक है दोस्तों। अरब सागर के अंदर चक्रवातों की अधिक संख्या, यानी अभी एक न्यूज़ वगैरह दोस्तों, एक स्टडी प्रकाशित हुई थी डाउन टू अर्थ के अंदर, कि हाल ही के वर्षों के अंदर अरब सागर के ऊपर गंभीर रूप से, बहुत गंभीर रूप से चक्रवात जो तूफान है दोस्तों, उनकी आवर्ती यानी उनके अंदर बारंबारता है वो बढ़ोतरी हुई है दोस्तों पिछले कुछ
यदि 1990 से देखा जाए तो अरब सागर के अंदर जो बहुत ही गंभीर रूप से जो चक्रवात वगैरह रहते हैं उनकी जो संख्या है बंगाल खाड़ी की तुलना के अंदर अरब सागर के अंदर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये क्या कारण है, इसके कारण भी आपको मैं बताऊंगा। साथ में क्या है कि अपन चक्रवातों का नामांकन कैसे किया जाता है और एक चक्रवात की उत्पत्ति के लिए क्या क्या प्रमुख कारक हैं, प्लस क्या है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है उनमें चक्रवात का जो अंतर है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले जो ये जो अरब सागर के अंदर बढ़ रहा है दोस्तों, इसके दो प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग या जो यानी वैश्विक तापमान है दोस्तों, उसमें बढ़ोतरी की वजह से, यानी पिछली जो शताब्दी है उसमें लगभग क्या है कि अरब सागर के अंदर 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो उसके वजह से स्तरीय तापमान है, जब आप अरब सागर है उसका टेम्परेचर यदि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ा है तो उसकी वजह से दोस्तों स्तरीय जो तापमान वगैरह है उसमें वृद्धि हुई है। उसकी वजह से क्या है कि संवहनीय जो क्रियाएँ वगैरह है उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाती है और उसी से जो चक्रवाती तूफान है उसका निर्माण होता है। तो ये वजह है। दूसरा दोस्तों उत्तरी पूर्वी पवनों की वजह से, उत्तरी पूर्वी जो पवन वगैरह रहती है उसकी वजह से जो बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात है वो अरब सागर के अंदर एंटर हो रहे हैं, उसकी वजह से भी ये चक्रवातों का जो आवृत्ति है वो अरब सागर के अंदर बढ़ रही है। अब एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों, उसके लिए आदर्श दशाएं यानी चक्रवात है उसको निर्माण करने के लिए जो आदर्श दशाएं हैं वो इस प्रकार है दोस्तों। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको बनने के लिए जो आदर्श दशाएं क्या क्या होनी चाहिए एक सागर के अंदर। सबसे पहले तो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली एक बड़ी समुद्री सतह होनी चाहिए। यदि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जहाँ पे निर्माण करने के लिए जो आदर्श दशाएं होती है दोस्तों, 27 डिग्री से अधिक टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि क्या है कि वो विंड वगैरह जो उष्मा वगैरह है उसका सर्कुलेशन से चक्रवात का रूप या तूफान का रूप धारण कर सके। दूसरा कोरिलियस बल की उपस्थिति, यदि कोरिलियस बल की उपस्थिति रहेगी तभी तो क्या है कि जो समुद्र के अंदर जल वगैरह है उसका क्या है कि घूर्णन वगैरह संभव हो सकेगा। आपको पता है कि भूमध्य रेखा के पास में कोरिलियस बल की सबसे कम उपस्थिति रहती है, तो वहाँ पे न के बराबर चक्रवात आते हैं। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाते रहते हैं उस तरह चक्रवात की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है। ये चीज़ आप याद रखना। तीसरी चीज़ आदर्श दशाएं क्या होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत हवा की गति है उसमें छोटे छोटे बदलाव होने चाहिए। जो ऊपर की ओर क्या है कि सवन प्रक्रिया के माध्यम से जब चक्रवात का जो सर्कुलेशन होता है दोस्तों, तो जो ऊर्ध्वाधर पवन प्रवाह है उसमें गति होनी चाहिए। इसके अलावा पहले से मौजूद निम्न वायुदाब, यानी जहाँ पे समुद्री सतह है वहाँ पे टेम्परेचर 27 डिग्री से अधिक हो, साथ में एक कम दबाव कम वायुदाब वाला एक निम्न स्तर का चक्रवात परिसंचरण तंत्र होना चाहिए। और समुद्र स्थल पर विचलन होना चाहिए, यानी क्या है कि जो जल का जो प्रवाह वगैरह है उसमें विचलनता डाइवर्जेंस है वो होनी चाहिए दोस्तों। ये 5 से 6 आदर्श दशाएं रहती है वो चक्रवात के निर्माण के अंदर सहायक रहती है। अब आपको थोड़ा सा मैं बंगाल की खाड़ी, भले ही अरब सागर के अंदर बहुत अधिक जो गंभीर चक्रवात है उनकी आवृत्ति बढ़ रही हो, लेकिन भारत के जो हिंद महासागर है दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो बंगाल की खाड़ी में आते हैं अरब सागर की तुलना में। अब बंगाल की खाड़ी के अंदर चक्रवात क्यों आते हैं दोस्तों, इसके 3 से 4 कारण हैं, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले तो बंगाल खाड़ी का जो भौतिक स्वरूप है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा ऐसे चारों ओर से घिरा हुआ है, साथ में एक उथला हुआ है, यानी अवतल रूप से उथला हुआ है, जिसकी वजह से क्या है कि जल को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। जब क्या है कि जब भौतिक जो स्वरूप होता है, जो भौतिक संरचना वगैरह रहती है, यदि वो अवतल या उथली हो तो जल का जो प्रवाह वगैरह रहता है दोस्तों तो वो आगे बढ़ने एक विचलन समुद्र की जो सतह है उस पर विचलन पैदा हो जाती है अपने आप। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी एक खुद गर्त की भांति है, चारों ओर से आप देखोगे गर्त की भांति है। इसके अलावा कि बंगाल की जो खाड़ी है अरब सागर की तुलना के अंदर अधिक वर्षा होती है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है दोस्तों उससे सबसे ज़्यादा जो वर्षा है बंगाल की खाड़ी को प्राप्त होती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के अंदर बहुत सारी जो नदियाँ वगैरह हैं दोस्तों उनके जल प्रवाह के अंदर ताजे जो पानी रहता है, साफ पानी रहता है दोस्तों, उसकी बढ़ोतरी रहती है। यानी ज़्यादा पानी वगैरह अरब सागर की तुलना के अंदर नदियों का जो मुहाना वगैरह है वो बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा है। उसकी वजह से जो सतह का जो ऊपर का जो जल रहता है और जो नीचे का जल रहता है उन बीचों, क्योंकि आपको पता है जो नीचे का जो पानी रहता है उसमें क्या है कि तापमान बहुत कम रहता है, तो एक मिश्रण नहीं हो पाता, क्योंकि वर्षा के माध्यम से नदियों के माध्यम से पानी लगातार की आपूर्ति होती रहती है। उसकी वजह से जो टेम्परेचर है उसका मिश्रण नहीं हो पाता, इसलिए बंगाल की खाड़ी का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से ऊपर बना रहता है। इसके साथ साथ जो बंगाल की खाड़ी है उसका जुड़ाव प्रशांत महासागर से है। अरब सागर का जो जुड़ाव है वो प्रशांत महासागर से नहीं है। इसकी वजह से क्योंकि प्रशांत महासागर से कम वायु दाब के क्या है कि विभिन्न चक्रवात वगैरह हैं
वो लंबी दूरी से आते रहते हैं और वो बंगाल की खाड़ी के लिए एक आदर्श स्थिति वगैरह पैदा करते हैं। साथ में बंगाल की खाड़ी का ये भी है दोस्तों कि अरब सागर की तुलना के अंदर जो हवा का जो पैटर्न है वो बहुत ना के बराबर, यानी जो गर्म हवाएं हैं वो ज़्यादा नहीं चलती, जबकि अरब सागर के अंदर क्या दोस्तों कि गर्म हवाओं की तेज, पहली बात तो क्या है अरब सागर का एक शांत क्षेत्र है, और साथ में क्या है कि तेज हवाओं की वजह से जो उष्मा है उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है, यानी जो तापमान है सतह का वो कम हो जाता है दोस्तों। और पानी भी क्या है कि अरब सागर को कम मिलता रहता है, इसकी वजह से पानी का जो मिश्रण है वो नीचे के जो पानी के साथ ऊपरी जो पानी है उसका होने की वजह से टेम्परेचर भी कम रहता है। इसके अलावा एक बंगाल की खाड़ी का ये भी है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी के अंदर जो उत्तर पश्चिमी भारत है उसका जब मानसून लौट जाता है दोस्तों, तो खाड़ी की ओर क्या है कि जो हवा का जो पैटर्न होता है वो रुक जाता है। जो मानसून का जो उत्तर पूर्वी जो भारत है उससे जो हवाएं क्या है कि बंगाल की खाड़ी की ओर जो सतह से स्थल जल की ओर जो हवाएं का प्रवाह होता है, लेकिन वो नहीं हो पाता। उसकी वजह से बंगाल की खाड़ी के अंदर उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो अरब सागर की तुलना के अंदर ज़्यादा बनते हैं, ये चीज़ भी याद रखिए दोस्तों। अब आपको चक्रवात का नामांकन बता देता हूँ कि चक्रवात का जो नामांकन है वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों 2004 के अंदर विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, साथ में जो इसका एशिया और प्रशांत हेतु एक संयुक्त राष्ट्र का जो आर्थिक और सामाजिक आयोग है इनके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। 8 देशों से 64 नाम लिए गए थे 2004 के अंदर, और उष्णकटिबंधीय जो उत्तरी हिंद महासागर है उसके 8 देशों से 64 नाम लेके 2004 के अंदर ये शुरू किया गया था। लेकिन बाद में दोस्तों क्योंकि भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है यानी आईएमडी है, और तथा 5 उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों सहित विश्व भर के कुल 6 क्या है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए थे, यानी उनको चुना गया था। तो उनमें से भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी है दोस्तों वो भी एक विश्व के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। और इन आईएमडी पे ये जिम्मेदारी देगी कि उत्तरी हिंद महासागर है यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है उसके ऊपर निर्मित होने वाले जो चक्रवाती तूफान है, जब यदि वो चक्रवाती तूफान वगैरह तीव्रता हासिल कर लेते हैं, चक्रवात का जब प्रॉपर तरीके से निर्माण हो जाता है तो उसका नामांकन क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में नई दिल्ली का जो भारत का मौसम आईएमडी है उसके द्वारा किया जाता है दोस्तों। पहले जब 2004 के अंदर स्टार्ट हुए थे तब 8 देश थे दोस्तों, फिर बढ़ गए अभी 13 देश हैं। 13 देश हैं, वो जो नाम है वो आईएमडी दिल्ली है उसको भेजते हैं दोस्तों, और उसके द्वारा समय समय पे ये नाम वगैरह जब चक्रवात वगैरह उत्पन्न होते हैं तो ये आईएमडी के द्वारा दिया जाता है। और भारत का जो आईएमडी है दोस्तों वो एक क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र है, याद रखना डब्ल्यूएमओ का, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी दोस्तों। और आप अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है दिसंबर और नवंबर महीने की, वो भी आप सार संग्रह वो भी कवर कर सकते हो। और सभी को दोस्तों आज की करंट अफेयर्स के लिए